सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक। पथिक जो रचना है वह कक्षा 11 के लिए है। कक्षा 11 एनसीईआरटी सिलेबस और उसमें कक्षा 11 की पुस्तक में जो पथिक रचना है रामनरेश त्रिपाठी का, उसका अर्थ और भावार्थ हमें आज पढ़ना है। इससे पूर्व हमें रामनरेश त्रिपाठी का जो जीवन परिचय वह अध्ययन कर लिया था। अगर किसी ने नहीं किया है तो इससे पूर्व वाले वीडियो में जाकर इसका अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही पथिक रचना समझ में आएगी। तो पथिक रचना मैं आपको बता दूं कि यह कक्षा 11 की पुस्तक से ली गई है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 11 के बच्चों के अलावा यह जो रचना है वह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनकर अवश्य आता है। तो शुरुआत करते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की जो रचना है उसका नाम क्या है? पथिक। रामनरेश त्रिपाठी एक श्रेष्ठ लेखक, उपन्यासकार और नाटककार भी हैं, और काव्यांश में तो इन्होंने लिखा ही है। तो रामनरेश त्रिपाठी की जो पथिक रचना है, पथिक का मतलब होता है पथ का यात्री या पथ पर चलने वाला, अर्थात कोई भी व्यक्ति पथिक कहला सकता है, अर्थात रास्ते पर चलने वाला। तो एक पथिक है वह सागर के किनारे खड़ा होकर, ऊपर आसमान नीचे सागर और सूर्य उदय हो रहा है, ऐसे दृश्य को देखकर क्या कल्पना कर रहा है, और वह उस दृश्य की बात कहता है अपने प्रियतमा से। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए वह क्या कह रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ की वारिद माला। प्रतिक्षण का मतलब होता है हर क्षण, प्रत्येक क्षण। नूतन, नूतन का मतलब होता है नया। वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगा निराला। रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। थिरक रही है, थिरक रही का मतलब नाच रही है, नभ में, आकाश में, वारिद माला, बादलों की माला। तो एक पथिक है जो सागर के किनारे खड़ा हुआ है और प्रिय को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है कि देखो प्रिय, आकाश में बादलों की माला सूर्य के सामने नाच रही है और प्रतिक्षण अपना नया नया वेश बदल रही है, अर्थात वह बादल रंग बिरंगे हैं और वह पल पल में अपना रूप बदल रहे हैं और सूर्य के समक्ष नाच रहे हैं। क्लियर? नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे मतलब जहां पर वह पथिक खड़ा है उसके नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नील गगन और ऊपर क्या है? नीला आसमान है। घन पर बैठे बीच में विचारूं यही चाहता मन है। घन मतलब बादलों पर, बैठे मतलब बैठना, बीच मतलब बीच में, विचारूं मतलब विचरण करना, विचार नहीं विचरण करना, घूमना फिरना, चाहता यही मन है। और वह पथिक क्या कह रहा है कि मेरा मन यही चाहता है कि इन रंग बिरंगे बादलों के बीच में रहकर या बीच में बैठकर मैं भी इसका आनंद ग्रहण करूं, अर्थात मैं भी इन बादलों के बीच में बैठकर इनका आनंद लेना चाहता हूं। क्लियर? आगे चलते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। सागर और मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है उसको संबोधित करते हुए कवि कह रहा है, उसको लक्ष्य करता हुआ कवि कह रहा है कि सागर गर्जना करता है और मलय पर्वत से क्या आ रही है? सुगंधित हवा आ रही है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, और हे प्रिय, मेरे हृदय में ये हौसला हमेशा भरा रहता है कि जिस तरह से मलय पर्वत से क्या आ रही है? हवा बह रही है, उसी तरह से मैं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता रहूं। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर में, इस विशाल विस्तृत और महिमामय रत्नाकर के घर में, मतलब रत्नाकर का मतलब क्या होता है? सागर। इस सागर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठे फिरूं जी भर के। और मेरा मन चाहता है कि ये जो सागर है, इस रत्नाकर पे जो लहरें चल रही है, क्या चल रही है? कोने कोने पर ये लहरें चल रही, इन लहरों पर बैठकर मैं भी इस सागर में आनंद ग्रहण करना चाहता हूं, अर्थात मैं भी इस सागर में घूमकर अपने आप को प्रसन्नचित करना चाहता हूं। समझ में आ गया? ठीक है, तो दोनों वाक्य समझ में आ गए। आगे चलते हैं तीसरे पे।
निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है जलनिधि, जलनिधि का मतलब होता है सागर, तल पर दिनकर का मतलब होता है सूर्य, बिंब का मतलब होता है छाया और अधूरा का मतलब अधूरा। देखो आपके सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट होता है, ये सागर है, ठीक है, यहां से सूर्य उदय हो रहा है, आधा ऊपर और आधा नीचे, क्लियर। तो आधा ऊपर आधा नीचे, सुबह सुबह का सूर्य उदय होता है तो वह पीला होता है, ठीक है, अर्थात तो सोने के रंग का होता है। तो इसका जो प्रकाश है वह सागर की लहरों पर पड़ता है तो ये सागर की लहरें कैसी पड़ती है, सोने के समान दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कवि कह रहा है निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, और मैं देख रहा हूं कि सागर तल पर आधा ऊपर और आधा नीचे सूर्य निकल रहा है, और कैसा लग रहा है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा। कमला मतलब लक्ष्मी के कंचन मंदिर, सोने के मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कांत का मतलब होता है सुंदर, कांत का मतलब क्या होता है, सुंदर। और वह निकलता हुआ सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मां लक्ष्मी के जो सोने का महल है उसके ऊपर जो कंगूरा है, जो शिखर है, वह चमक रहा हो। वह कैसा लग रहा है, शिखर के समान चमक रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, और इस तरह से वह चमक रहा है जैसे कि अभी अभी लक्ष्मी की सवारी आने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी तो खुद सोने की देवी है। तो वह सोने के समान किसको बता रहा है, सूर्य को, और उस सूर्य को देखकर उसको लक्ष्मी की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सूर्य निकल रहा है वैसे वैसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लक्ष्मी की सवारी आ रही है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, और इस सागर ने लक्ष्मी की सवारी को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी सड़क बना दी, कैसी, सोने की सड़क बना दी जो कि लक्ष्मी का स्वागत कर रही है और अति प्यारी लग रही है। वह सड़क कैसी लग रही है, सोने की सड़क अत्यधिक प्यारी लग रही है। अरे सूर्य आधा ऊपर है आधा नीचे है तो इसका अपोक्स किस पर पड़ेगा, सागर पर, और सागर की जो लहरें हैं वह भी कैसी नजर आएगी, पीली नजर आएगी, अर्थात सोने के समान नजर आएगी। आगे चलें। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय होकर, दृढ़ होकर, गंभीर शांत भाव से ये सागर गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। और ये जब सागर हिलता है तो इसके ऊपर लहरों के ऊपर लहरें चलती रहती है। चलती है कि नहीं चलती है, जब हवा बहती है, हवा बहने के साथ साथ ही लहरें भी क्या होती है, आगे चलती रहती है। और ये लहरें जो बहती है वह बड़ी सुंदर लग रही है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। ऐसे सुख को मैं देख रहा हूं प्रिय, क्या ऐसे सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख मिल सकता है, नहीं मिल सकता। कौन कह रहा है, पथिक कह रहा है कि ऐसे सुख से बढ़कर जीवन में, संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। तुम इस प्रकार का जो अनुभव मैं ग्रहण कर रहा हूं, इसी प्रकार का अनुभव तुम भी क्या करो, ग्रहण करो। अर्थात इस संसार में प्राकृतिक सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। अब तुम संसार के सौंदर्य को अपने जो मन से, अपने हृदय से इसको अनुभव करो। इसके मुकाबले कोई दूसरा अनुभव नहीं है, ऐसा सुख कोई दूसरा संसार में नहीं है। तो आपको ये समझ में आया यहां तक। आगे चलते हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। जब गंभीरतम, तम का भयंकर, गंभीर का मतलब भयंकर, तम मतलब अंधकार, अर्ध निशा आधी रात्रि में जग संसार को ढक लेता है, ढक लेता है, ओढ़ा लेता है। कहने का मतलब क्या है, जब संसार में चारों तरफ आधी रात्रि में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ रहता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारों की छिटका देता है, तब ये सूर्य अपने प्रकाश को कहां पहुंचा देता है, अंतरिक्ष मतलब आकाश में तारों के रूप में वह तुम्हारे को प्रकाश मान करता है। स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। और जब धीरे 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 अंधकार समाप्त होता है तो मुस्कुराता हुआ, स्मित का मतलब मुस्कुराता हुआ जगत का स्वामी, जगत का स्वामी यहां कौन है, सूर्य है। जगत का स्वामी मृदु गति से, धीरे धीरे गति से ऊपर संसार की तरफ आता है। कौन कह रहा है ऐसा, पथिक कह रहा है कि वह मुस्कुराता हुआ संसार का स्वामी आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और देखो यहां पर क्या है, पथिक कहता है कि हे प्रिय, जो
आकाश गंगा है। आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर अर्थात आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर मन भावन गीत गाता है। कौन गाता है? सूर्य मन भावन गीत गाता है। आगे चले। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। और इस प्रकार के दृश्य को देखकर, इस प्रकार के संसार में जो दृश्य है इसको देखकर विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है और चंद्रमा भी हंसने लग जाता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और इस संसार में या आसपास के वातावरण में जितने भी वृक्ष हैं वह विविध पत्तों से, अपने पत्तों से और पुष्पों से तन को सज लेता है। अर्थात अपने आप को, अपने पूरे वृक्ष को क्या कर लेता है? सुसज्जित कर लेता है, हंसता हुआ कर लेता है, उल्लासित कर लेता है। अर्थात वह बड़ी प्रसन्न मात्रा में खिलता हुआ नजर आता है। और पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। और ऐसे दृश्य को देखकर पक्षी भी क्या होते हैं? बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े हर्षित होते हैं और चहकने लगे जाते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और फूल सांस लेकर, इस प्रकार के सुख का सांस लेकर फूल भी आनंद के साथ खिल उठते हैं। और आसपास का जो वातावरण होता है उस वातावरण में अपने फूलों की खुशबू बिखेर देते हैं, जिससे चारों तरफ का वातावरण और भी आनंदित हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस उड़ते हैं। इस प्रकार के दृश्य को देखकर, मेघ मतलब बादल, बादलों की माला छाई हुई है ना चारों तरफ, तो इस प्रकार के दृश्य को देखकर वनों में, उपवनों में, पर्वतों में, सानु का मतलब होता है समतल भूमि, कुंजों में, लताओं का जहां समूह होता है उसे कुंज बोला जाता है, मेघ बरस उड़ते हैं। और इस प्रकार के दृश्य को देखकर बादल आनंदित उड़ते हैं और वनों, उपवनों, पर्वतों, समतल भूमि, चारों तरफ बादल बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। और इस प्रकार के दृश्य को देखकर मेरे आत्मा में संतुष्टि प्राप्त होती है, मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है, नयन नीर झरते हैं। और इस प्रकार के दृश्य को देखकर मेरी आंखों से पानी बहने लगता है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी। देखो, पढ़ो, लहर का मतलब लहर, तट का मतलब किनारा, तृण का मतलब तिनका, तरु का मतलब वृक्ष, गिरी का मतलब पर्वत, नभ मतलब आकाश, किरण मतलब किरण, जलद का मतलब बादल, जलद का मतलब है बादल। अब देखो यहां पर कवि क्या कह रहा है कि पथिक कहता है कि हे प्रिय, प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक प्रेम कहानी चल रही है। इसे तुम सागर की लहरों में, इसे तुम्हें सागर की लहरों में, तट पर, तिनकों में, वृक्षों पर, पर्वतों पर, आकाश पर और जलद पर, जलद का मतलब होता है बादलों में पढ़ो। ये प्रेम कहानी सारे संसार को मोहित करने वाली है, ये सारे संसार में छाई हुई है, इसे तुम अनुभव करो। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व मनोहर, ये चारों संसार में छाई हुई है, इसे तुम क्या करो? अनुभव करो। जिस तरह से मैं अनुभव कर रहा हूं उसी तरह से तुम भी इसे क्या करो? अनुभव करो। आगे चलते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रिय प्रेम कहानी, जीमे है अक्षर बन इसे बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य सुंदर है, अतिशय सुंदर है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल, देखो ये आज कैसी प्रेम कहानी है, किसकी? सागर की और सूर्य की। ये कैसी प्रेम कहानी है, जिस दृश्य को मैं देख रहा हूं उस दृश्य को हे प्रिय तुम भी क्या करो? अनुभव करो। ये प्रेम कहानी आज मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आ रही है। इस सागर की और सूर्य की जो प्रेम कहानी है वह मुझे नजर आ रही है, जी में है, मेरे मन में है, अक्षर बन इसे बनूं विश्व की वाणी। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जो दृश्य है इसको मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। कवि कहना चाहता है, पथिक आगे कहता है, सूरज और सागर की ये प्रेम कहानी कितनी मधुर, मनोहर और उज्जवल है। इसे देखकर मेरा मन कहता है कि इसे अपने शब्दों में व्यक्त करूं, उसे प्रेम पूर्ण वाणी का संसार सुने। इस सारे वातावरण का जो दृश्य है इसे मैं अक्षर बनकर लिखूं और इसको पूरा विश्व अपनी वाणी के रूप में सुने। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य सुंदर है, अति सुंदर है।
कवि कह रहा है आगे कि प्रकृति में हमेशा स्थिर, पावन और आनंद को प्रभावित करने वाली सुखकारी शांति छाई हुई है। स्थिर पवित्र, इस प्रकृति में स्थिर पवित्र और आनंद को प्रभावित करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई है। आह प्रेम का राज्य सुंदर है, अतिशय सुंदर है। और प्रकृति प्रेम का वह राज्य कितना सुंदर है। इस प्रकृति के प्रेम का जो राज्य है वह कितना सुंदर है, आज हमें दृष्टिगत हो रहा है। कहने का मतलब यहां है एक पथिक, सागर और सूर्य और चारों तरफ की जो प्रकृति है उसके दृश्य को देखकर आनंद विभोर हो रहा है। और इस बात को वह किसको कह रहा है, अपनी प्रिय को कह रहा है कि तुम भी ऐसे दृश्य को क्या करो, अनुभव करो। ये थी रामनरेश त्रिपाठी की कक्षा 11 पुस्तक की आरोह जो पुस्तक है उसकी रचना पथिक। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया है तो 1 से लेकर 6-8 तक एक बार फिर से पुनः अध्ययन करें, अवश्य अध्ययन करें। एक बार दोबारा पढ़ने पर यह रचना आपके दिमाग में पूरी तरह स्थिर हो जाएगी और कभी भी परीक्षा से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसी तरह से आगे भी बहुत सारी रचनाएं हैं, वह लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।